दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सचिन के साथ जीवन मृत्यु का मुकाबला। वरिष्ठ पिनाक ने कुछ देर तक तो आकर्ष की साधना को देखा। उसके बाद जब उन्होंने पाया कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा, तो वह फिर से पहली मंजिल पर लौट गए। वही चौथी मंजिल पर समय अभी भी काफी तेजी से गुजर रहा था। जब साधना में बैठे हुए आकर्ष को पूरे 100 दिन बीत गए, तब जाकर आकर्ष ने अपनी आंखें खोली। उसकी तलवार इस समय उसकी आंखों के सामने हवा में तैर रही थी। अपने अक्ष पर गोल घूमते हुए उसके अंदर से अचानक से कुछ तरंगें बाहर निकली और आसपास के वातावरण में काफी तेजी से घूमने लगी। बूम, बूम, बूम। एक के बाद एक सारी तरंगें जमीन पर आकर काफी तेजी से गिरी, जिसके प्रभाव के कारण वहां पर कई सारे बड़े गड्ढे बन गए। आखिरकार मैंने तीसरे स्तर में प्रवेश कर ही लिया। अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रित करते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। इस बार उसने खड्गमानस तकनीक के तीसरे स्तर को प्राप्त कर लिया था। काफी लंबे समय बाद उसकी इस तकनीक के स्तर में वृद्धि हुई थी। अभ्यास से उठने के बाद लगभग 15 मिनट तक उसने अपनी इस तकनीक के तीसरे स्तर को समझा। उसके बाद शक्ति स्तंभ से बाहर चला गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। शक्ति स्तंभ में इस बार मैंने लगभग 100 दिन गुजारे हैं। बाहरी दुनिया में तो अब तक 10 दिन बीत चुके होंगे। मैंने अभी तक अपने अंकों को नहीं देखा। अपनी जादुई अंगूठी में से एक टोकन बाहर निकालते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। चंद्रवेदी गुरुकुल में जिस प्रकार अलग से अंक मिलते थे, ठीक उसी प्रकार अग्नि गुरुकुल के भी मुख्य विभाग में एक ऐसा टोकन दिया जाता था जिसमें योद्धाओं को उनके व्यवहार और योगदान के आधार पर अंक दिए जाते थे। इसके लिए योद्धाओं को कुछ काम पूरे करने पड़ते थे। चंद्रवेदी गुरुकुल में तो उन अंकों के बदले काफी सारा सामान लिया जा सकता था, लेकिन मुख्य विभाग में इन अंकों के बदले क्या मिलने वाला था, इसके बारे में आकर्ष को कुछ भी पता नहीं था। उसने जब अपने टोकन का निरीक्षण किया तो पाया कि उसमें पहले से 100 अंक मौजूद थे। जो भी शिष्य विभाग में बिल्कुल नए होते थे, उन्हें पहले महीने यह 100 अंक दिए जाते थे। मुझे बाहर जाकर पता करना चाहिए कि अंकों के बदले क्या लिया जा सकता है। क्या पता कुछ काम का सामान मिल जाए, आकर्ष ने अपने आप से कहा। इसके बाद उसने अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर जाने की कोशिश की। जैसे ही उसके दरवाजे पर हल्की सी हलचल हुई, बाहर बैठा सचिन भी अपनी साधना से बाहर आ गया और कत्ल के भाव के साथ दरवाजे की तरफ देखने लगा। बाहर की दुनिया में अभी तक सिर्फ 10 ही दिन गुजरे थे, लेकिन फिर भी बाहर काफी बड़ी मात्रा में शिष्य इकट्ठा हो चुके थे। कारण यह था कि एक प्रमुख शिष्य एक सामान्य शिष्य का इंतजार कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा दुर्लभ था। इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद उन सभी को भी जानकारी मिल चुकी थी कि सचिन आकर्ष का इंतजार क्यों कर रहा है। वह सभी इस समय इसी बारे में बातें कर रहे थे। जब आकर्ष ने अपने घर का दरवाजा हल्का सा खोला, तो बाहर की आवाजें उसे साफ सुनाई देने लगी। साथ में बाहर से उसे कत्ल का भाव भी महसूस होने लगा। उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि बाहर क्या चल रहा है। कुणाल का बड़ा भाई सचिन, जो अपने भाई का बदला लेना चाहता है। सचिन शैल मंडल का योद्धा है, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। अगर पहले की बात होती तो शायद यह जानकर उसे थोड़ा डर लगता, लेकिन अपनी तकनीक के तीसरे स्तर में पहुंचने के बाद अब उसे सचिन का कोई भी डर नहीं था। लोगों की बातें सुनने के बाद उसने घर का दरवाजा खोला और बाहर आया।
उसकी आंखों के ठीक सामने इस समय एक व्यक्ति खड़ा था जो दिखने में उससे ज्यादा बड़ा नहीं था। तुम आकर्ष हो? आकर्ष को अपने घर से बाहर आया देख सचिन ने पुष्टि करने के लिए उससे सवाल किया। तुम्हें कुणाल का बदला लेना है ना? सवाल के जवाब में आकर्ष ने भी वापस सवाल किया। तो तुम ही आकर्ष हो? तुम्हें क्या लगता है मैं एल्डर अजिताभ के जैसा हूं जो अपनी पहचान की चिंता करते हुए तुम्हें कुछ करेगा नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसका समर्थन प्राप्त है। जब तक मैं तुम्हें खत्म ना कर दूं, तब तक कोई भी मुझे कुछ नहीं कहने वाला, सचिन ने आकर्ष से कहा। इसके बाद बिना आकर्ष का कोई जवाब सुने वह अपनी जगह से आगे बढ़ा और आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। तुम्हें अपने भाई का बदला लेना है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। सचिन ने अभी आधी ही दूरी तय की थी कि तभी उसे आकर्ष की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनते ही सचिन अपनी जगह पर ही रुक गया। क्या मतलब? उसने उलझन भरे स्वर में आकर्ष से पूछा। मतलब बिल्कुल साफ है। गुरुकुल के नियमों के चलते तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें मुझे खत्म करने का एक मौका दे रहा हूं। यहां पर जीवन और मृत्यु का अखाड़ा तो होगा। चलकर एक जीवन और मृत्यु का मुकाबला कर लेते हैं। क्या कहते हो? चुनौती स्वीकार है, आकर्ष ने कहा। यह सब कुछ कहते हुए उसके चेहरे के भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। पहले भी वह बिल्कुल शांत था और अभी भी बिल्कुल शांत होकर ही बात कर रहा था। अगर उसकी आवाज में सिर्फ शांति होती तो सचिन को यह लगता कि वो दिखावा कर रहा होगा। लेकिन जब से आकर्ष ने उसे देखा था तब से उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। उल्टा उसकी आंखों में शुरू से लेकर अंत तक आत्मविश्वास का भाव था। अब अगर एक ऐसा योद्धा जीवन और मृत्यु के अखाड़े में मुकाबला करने की चुनौती दे तो कोई भी समझदार योद्धा तुरंत फैसला नहीं लेता। सचिन ने भी ऐसा ही किया। उसके मन में संकोच उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? अब मन में बदले की भावना नहीं रही? या फिर मुकाबला करने से डर रहे हो? सचिन के चेहरे पर संकोच का भाव देख आकर्ष ने उसे उकसाने की कोशिश की। उसकी यह तरकीब काम कर गई। इतने सारे शिष्यों के सामने किसी की क्षमता पर सवाल उठाना एक प्रकार से उसे सभी के सामने अपमानित करने के जैसा था। सचिन जो कि एक प्रमुख शिष्य था, वह इस प्रकार के अपमान को कैसे सहन करता? मुझे स्वीकार है, उसने कर्कश आवाज में जवाब दिया। बढ़िया, फिर जीवन और मृत्यु का अखाड़ा कहां पर है, वहीं पर चलो। आकर्ष ने अभी भी बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया और सचिन को रास्ता दिखाने का इशारा किया। मैं भी देखता हूं जब अखाड़े में प्रवेश करोगे तो अपने आप को शांत कैसे रख पाते हो। सचिन ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर जीवन और मृत्यु के अखाड़े की तरफ जाने लगा। रुक जाओ आकर्ष। आकर्ष भी सचिन के पीछे जाने वाला था कि तभी उसे एक साथ दो लोगों की आवाज सुनाई दी। इसमें से एक आवाज तो भानु की थी, जिसके साथ उसने पहली खदान में मुकाबला किया था और हवा में तैर रहे उस घर पर नियंत्रण किया था। आकर्ष, तुम्हें उसके साथ मुकाबला करने की क्या जरूरत है? सचिन एक प्रमुख शिष्य है और उसका ऊर्जा स्तर शैल मंडल के पहले स्तर में है। यह कुछ सामान्य मुकाबला नहीं है कि तुम जोश में आकर कुछ भी कर लो। एक बार फिर से सोच लो। कुछ भी गलती हुई तो वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। भानु ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से कहा। मुझे अपने आप पर विश्वास है। आकर्ष ने बस एक छोटा सा जवाब दिया। आकर्ष, तुम्हारी प्रतिभा काफी उच्च है। तुम्हारे पास कई प्रकार की दिव्य योग्यताएं भी हैं।
इन सब के साथ भविष्य में तुम काफी आसानी से सचिन से आगे बढ़ सकते हो। फिर अभी इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या जरूरत है? उस दूसरे शिष्य के द्वारा भेजा गया ऊर्जा का संदेश आकर्ष को प्राप्त हुआ। यह दूसरा शिष्य वही था जिसने यहाँ पर आते समय आकर्ष को रास्ता दिखाया था। उसका नाम था रक्षित। चिंता ना करें, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आप बस आराम से मुकाबला देखें, आकर्ष ने रक्षित से कहा और फिर सचिन के पीछे पीछे जीवन और मृत्यु के अखाड़े की तरफ चल पड़ा। इधर सचिन को लग रहा था कि जब वह अखाड़े के लिए रवाना होगा तो आकर्ष डर जाएगा, लेकिन जब उसने पीछे की तरफ देखा तो पाया कि आकर्ष तो उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब यह देखकर सचिन के मन में एक अजीब सा डर उत्पन्न होने लगा। सच्चाई तो यह थी कि उसे खुद भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि वह आकर्ष को खत्म कर सकता है। उसे सिर्फ 90% विश्वास था कि वह आकर्ष को मार देगा, क्योंकि अभी तक उसे यह पता नहीं था कि आकर्ष की क्षमता और ताकत कितनी है। शायद यह मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। एक बार अखाड़े में प्रवेश करने दो, उसके बाद पता चल जाएगा कि वाकई इसके अंदर हिम्मत है या यह सिर्फ दिखावा कर रहा है। अपने आप को आश्वासन देते हुए सचिन अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में वह आकर्ष के साथ जीवन और मृत्यु के अखाड़े के सामने आ गया। मुख्य विभाग में इस प्रकार के मुकाबले बहुत ही कम होते थे। उसमें भी कोई प्रमुख शिष्य भाग ले यह तो और भी ज्यादा दुर्लभ होता था। पूरे विभाग में सिर्फ 170 के लगभग प्रमुख शिष्य थे, जिस कारण से उन सभी के चेहरे और नाम सामान्य शिष्यों को याद थे। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि सचिन एक सामान्य शिष्य के साथ मुकाबला करना चाहता है, तो जीवन और मृत्यु के अखाड़े के बाहर काफी बड़ी मात्रा में शिष्यों की भीड़ जमा होने लगी। यहाँ तक तो तुम मेरे साथ आ गए, लेकिन अब और दिखावा नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अखाड़े में आने के बाद तुम दुम दबाकर यहाँ से भाग निकलो। इसलिए अखाड़े में पहले प्रवेश तुम करोगे। सचिन ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे भागना होता तो मैं यहाँ तक नहीं आता। साफ साफ ऐसा कहो कि तुम्हें मुकाबला करने में संकोच हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं भाग सकता हूं तो तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए पहले अखाड़े में मैं प्रवेश कर लेता हूं। आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया और अगले ही क्षण अखाड़े के बीच में जाकर खड़ा हो गया। वह जितना ज्यादा शांत दिख रहा था, सचिन के मन में उतना ही ज्यादा संकोच उत्पन्न हो रहा था। यहाँ तक आने के बाद एक बार के लिए तो उसके मन में यह भी विचार आया कि पहले किसी और योद्धा के साथ मुकाबला करवाकर आकर्ष की ताकत देख ली जाए, लेकिन बहुत ही जल्द उसने अपना यह विचार त्याग दिया। अगर इतने सारे शिष्यों के सामने उसने मुकाबला करने से मना किया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। योद्धा जितना शक्तिशाली होता था, उसे अपनी इज्जत की उतनी ही ज्यादा चिंता होती थी। सचिन भी इसमें अपवाद नहीं था। क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि तुम मुकाबला करने के लिए मुझसे ज्यादा उत्साहित होगे और मेरे साथ साथ अखाड़े में आओगे, पर तुम तो अभी भी बाहर ही खड़े हो। कहीं अफसोस तो नहीं हो रहा कि मेरी चुनौती स्वीकार क्यों की? आकर्ष ने फिर से उकसाने के लिए सचिन से कड़वे शब्द कहे। इतने सारे लोगों के सामने अगर सचिन कुछ भी कहता तो फंस जाता, इसलिए वह चुपचाप ही अखाड़े में आ गया। तो तुम दोनों जीवन और मृत्यु का मुकाबला करना चाहते हो? जैसे ही सचिन ने अखाड़े में कदम रखा, एक आवाज आकर्ष और सचिन दोनों को सुनाई दी। आसमान से एक एल्डर नीचे उतरा। यह आवाज उसी की थी। पहनावे से साफ पता चल रहा था कि वह इस मुख्य विभाग का द्वितीय श्रेणी का एल्डर है, जिसका काम जीवन और मृत्यु के मुकाबलों पर नजर रखना था।
यहाँ पर आते हुए आकर्ष को उस एल्डर के बारे में भी काफी जानकारी मिल चुकी थी। इस एल्डर का नाम था अतुल। यह पूरे गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी के एल्डर थे। पूरे उच्चतल की जो सबसे बड़ी शूरवीर सूची थी, उसमें इनका स्थान 78वां था। प्रणाम एल्डर अतुल। उस एल्डर को देखते ही सचिन ने सबसे पहले उसे प्रणाम किया। प्रणाम एल्डर अतुल। आकर्ष ने भी उस एल्डर को प्रणाम किया। प्रणाम। पर मेरे सवाल का जवाब अभी भी तुम दोनों ने नहीं दिया। क्या तुम दोनों यहां मुकाबला करने आए हो? एल्डर अतुल ने पूछा। जी एल्डर अतुल, आकर्ष ने तुरंत जवाब दिया। यह सुनते ही एल्डर अतुल ने अपनी जादुई अंगूठी में से एक कागज का टुकड़ा निकाला और दोनों को दिखाते हुए कहा, मुकाबला शुरू करने से पहले तुम दोनों को यहाँ पर सहमति देनी होगी। यह प्रमाण होगा कि तुम दोनों अपनी खुद की इच्छा से मुकाबला कर रहे हो। इतना कहकर एल्डर अतुल ने वह कागज का टुकड़ा सचिन के आगे कर दिया। पहले इस पर अपना अंगूठा तुम लगाओगे। एल्डर अतुल ने सचिन से कहा। मैं क्यों? यह क्यों नहीं? सचिन ने सवाल किया। मुझे मत सिखाओ कि काम कैसे किया जाता है। प्रमुख शिष्य तुम हो। अब यह मत कहना कि तुम्हें अपनी खुद की ताकत पर भी इतना विश्वास नहीं है जो तुम एक सामान्य शिष्य से डर रहे हो। एल्डर अतुल ने हल्के गुस्से से भरे स्वर में सचिन से कहा। उनका यह जवाब सुनकर सचिन सभी के सामने शर्मिंदा महसूस करने लगा। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसने अपनी एक उंगली को हल्का सा काटा और खून के साथ अपनी उंगली की छाप उस कागज के टुकड़े पर लगा दी। अब तुम्हारी बारी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? एल्डर अतुल ने अब कागज का टुकड़ा आकर्ष की तरफ किया और साथ में उससे उसका नाम भी पूछा। यह उनके लिए भी काफी चौंकाने वाला था कि एक प्रमुख शिष्य सामान्य शिष्य के साथ जीवन और मृत्यु का मुकाबला करना चाहता है। इसलिए वह पता करना चाहते थे कि आखिर यह सामान्य शिष्य है कौन। मेरा नाम आकर्ष है, आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष? यह नाम सुनकर एल्डर अतुल के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य का भाव आ गया। पिछले कुछ समय से वह एक शिष्य का नाम बार बार सुन रहे थे और यह नाम वही था जो अभी आकर्ष ने कहा था। उन्हें आज भी याद था जब उन्होंने पहली बार आकर्ष का नाम सुना था। उस समय आकर्ष ने कुणाल को खत्म किया था। एल्डर अतुल को सचिन के बारे में पता था, जिस कारण से उन्हें यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि दोनों के बीच में मुकाबला हो क्यों रहा है। लेकिन अभी भी एक बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर आकर्ष के अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया कि वह सचिन जैसे प्रमुख शिष्य के साथ जीवन और मृत्यु का मुकाबला करना चाहता है। अपना नाम बताने के बाद आकर्ष ने तुरंत कागज पर अपनी उंगली की छाप छोड़ दी। ठीक है, अब दोनों योद्धा जीवन और मृत्यु का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मुकाबला 1 घंटे बाद शुरू होगा। एल्डर अतुल ने तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा। 1 घंटे बाद क्यों? अभी क्या समस्या है? आकर्ष ने सवाल किया। जब दोनों अपनी छाप छोड़ चुके थे और मुकाबला करने के लिए तैयार थे, तो फिर मुकाबले को इतना आगे करने की क्या जरूरत थी? वह इसलिए ताकि 1 घंटे के दौरान सारे शिष्य अपने पसंद के योद्धा पर शर्त लगा सके। मुख्य विभाग में अंक हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। जब भी इस प्रकार का कोई मुकाबला होता है तो बड़ी मात्रा में शिष्य अपने अंकों के साथ शर्त लगाते हैं। इस 1 घंटे में बस यही काम किया जाएगा। एल्डर अतुल ने जवाब दिया। और यह शर्त कौन कौन लगा सकता है? आकर्ष ने पूछा। उसके पास सिर्फ 100 अंक थे। अगर उसे मौका मिलता है तो वह अपने ऊपर शर्त लगाकर कुछ अंक कमाना चाहता था।
कोई भी लगा सकता है। तुम चाहो तो अपने आप पर भी लगा सकते हो। वैसे भी अगर तुम मुकाबले में मारे गए तो तुम्हारे अंक तुम्हारे तो किसी भी काम नहीं आने वाले हैं। एल्डर अतुल ने जवाब दिया। जब वह आकर्ष को यह सब बता रहे थे उस दौरान शर्त लगना शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन कोई भी आकर्ष पर अंक नहीं लगा रहा था। सभी का यही सोचना था कि इस मुकाबले में तो सचिन जीतेगा। जब 15 मिनट तक भी किसी ने आकर्ष पर अंक नहीं लगाए तो सभी को चिंता होने लगी, क्योंकि जब तक कोई दूसरे पक्ष पर अंक नहीं लगा देता तब तक शर्त शुरू नहीं हो सकती थी और कोई भी आकर्ष पर अपने अंक लगाकर खुद का नुकसान करवाना नहीं चाहता था। सभी बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई और आगे बढ़कर शर्त लगा ले। मैं अपने 100 अंकों को आकर्ष पर लगाता हूं। ठीक इसी समय पर एक शिष्य की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह कोई और नहीं बल्कि भानु था। जब बाकी लोगों ने उसे शर्त लगाते देखा तो सभी की आंखें खुशी से चमक उठी। सचिन के पक्ष में अभी तक किसी ने 1000 अंकों की शर्त लगाई थी तो किसी ने 3000 अंकों की, लेकिन आकर्ष के पक्ष में सिर्फ 100 अंकों की शर्त लगी थी। यह काफी छोटी शर्त जरूर थी, लेकिन बाकी लोग फिर भी खुश थे क्योंकि कम से कम इससे उनका नुकसान नहीं होने वाला था। वैसे भानु ने अपनी मर्जी से यह शर्त नहीं लगाई थी। उसके अंक काफी कम थे, इसलिए वह शर्त लगाकर आकर्ष को शर्मिंदा नहीं करवाना चाहता था। यह तो आकर्ष ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर उससे कहा था कि उस पर शर्त लगाए। तब जाकर भानु ने शर्त लगाई। मैं भी अपने 3500 अंकों की शर्त आकर्ष पर लगाता हूं। ठीक इसी समय पर एक और आवाज सभी को सुनाई पड़ी। इस बार की शर्त काफी बड़ी थी तो उसने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया। यह शर्त रक्षित ने लगाई थी। आकर्ष, मेरे पास सिर्फ इतने ही अंक है। अब इससे ज्यादा मदद करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। रक्षित ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से कहा। धन्यवाद रक्षित भाई, मैं बहुत जल्द आपके यह अंक आपको लौटा दूंगा। आकर्ष ने रक्षित को जवाब दिया। रक्षित के द्वारा शर्त लगाने के बाद कुछ शिष्यों के मन में आत्मविश्वास का भाव जगा। वह भी आकर्ष पर शर्त लगाने लगे, लेकिन यह अंक ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं थे। कुछ 50 अंक की शर्त लगा रहे थे तो कुछ 100 की। इसी तरह 45 मिनट बीत गए। अब मुकाबला होने में सिर्फ 15 मिनट बच गए थे। इस समय तक सचिन पर तो लाखों में शर्त लग चुकी थी, लेकिन आकर्ष पर अभी मुश्किल से 6000 अंकों की शर्त भी नहीं लगी थी। अगर इसी तरह से चला तो हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, एक शिष्य ने कहा। कुछ न होने से तो वह बेहतर है। अगर इस आकर्ष पर शर्त लगाई तो सारे अंक चले जाएंगे। यहाँ पर कम से कम हमें अपने अंक तो वापस मिलेंगे, एक दूसरे शिष्य ने कहा। मैं आकर्ष पर 1,00,000 अंक लगा रहा हूं। अचानक से एक तेज आवाज सभी को सुनाई पड़ी। इस बार तो एल्डर अतुल भी चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत आवाज के स्रोत की तरफ देखा तो पाया कि 2 व्यक्ति चलते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। आकर्ष का ध्यान भी इस समय उन दोनों व्यक्तियों पर था। उन दोनों में से एक व्यक्ति को आकर्ष पहचानता था। यह तरुण था। आकर्ष उससे पहली बार तब मिला था जब वह निशांत को ढूंढने सिंह विभाग में गया था। आकर्ष और तरुण पहली मुलाकात में काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन जहां तक आकर्ष को पता था तो तरुण प्रवेश परीक्षा शुरू होने के बाद मुख्य विभाग में आने वाला था। तो फिर वह इतनी जल्दी कैसे आ गया? इस समय तरुण के साथ जो दूसरा व्यक्ति चल रहा था उसका नाम था शुभम। शुभम एक प्रमुख शिष्य था।
लेकिन सचिन की तुलना में उसका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। मुख्य विभाग की अपनी खुद की एक शूरवीर सूची थी जिसमें 100 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का नाम दर्ज था। सचिन, जो कि एक प्रमुख शिष्य था, उसकी ताकत अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंची थी कि वह इस सूची में अपना नाम दर्ज करवा पाता। लेकिन शुभम पिछले कई सालों से इस सूची में शामिल था और उसका स्थान था 27वां। इसी से साफ पता चल रहा था कि शुभम और सचिन दोनों के बीच ताकत का कितना बड़ा अंतर है। अभी जिसने आकर्ष पर शर्त लगाई थी वह कोई और नहीं बल्कि शुभम था। तरुण भाई, तुम यहाँ पर? तुम तो मुख्य विभाग की प्रवेश परीक्षा के बाद यहाँ पर आने वाले थे ना? आकर्ष ने तरुण से पूछा। क्यों, क्या सिर्फ तुम ही हो जो अपने विभाग की दिव्य योग्यता में महारत हासिल करके यहाँ पर आ सकते हो? मैं नहीं। तरुण ने हल्का हंसते हुए जवाब दिया। उसका यह जवाब यह बताने के लिए पर्याप्त था कि वह यहाँ पर अपने विभाग की दिव्य योग्यता को सीख कर आया है। अच्छा, इनसे मिलो, यह मेरे भाई हैं। इनका नाम है शुभम। तरुण ने शुभम का परिचय आकर्ष से करवाते हुए कहा। प्रणाम शुभम भाई। आकर्ष ने शुभम को प्रणाम किया, लेकिन बाकियों की तरह उसने ना तो हाथ जोड़ा था ना अपना सिर झुकाया था, बस बोलकर ही प्रणाम किया था। अपने छोटे भाई के कहने पर मैंने तुम्हारे ऊपर 1,00,000 अंकों की शर्त लगाई है। अगर मेरे अंकों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छे से मुकाबला करना और जीत कर आना। शुभम ने एक शांत मगर ठंडी आवाज में कहा और फिर अखाड़े के चारों तरफ लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। आकर्ष, शुभम भाई की बात का बुरा मत मानना। उनका स्वभाव ऐसा ही है। वह तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ भी ऐसे ही बात करते हैं। यहाँ पर वह काफी लंबे समय तक अकेले रहे थे, तो अब वह आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं तुम मेरी बात समझ रहे होंगे। तरुण ने आकर्ष से कहा। कोई बात नहीं। उन्होंने मुझ पर शर्त लगाई है तो निश्चित रूप से वह अपने अंकों को लेकर मुझे इतना तो कह सकते हैं। आकर्ष ने कहा। सचिन की मृत्यु। एल्डर अतुल, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मुकाबला शुरू होने में जब 5 मिनट ही बच गए थे तब आकर्ष ने एल्डर अतुल को आवाज लगाई। कैसी मदद? अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ मुकाबले में मैं तुम्हारी कुछ मदद करने वाला हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुमने खुद अपनी इच्छा से मुकाबला के लिए स्वीकृति दी है। एल्डर अतुल ने गंभीर स्वर में आकर्ष से कहा। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि आकर्ष ने बिल्कुल आखिरी समय पर उन्हें आवाज लगाई थी। उनके हिसाब से अब शायद आकर्ष को पछतावा हो रहा था। इस समय पर सिर्फ एल्डर अतुल नहीं थे जो ऐसा सोच रहे थे। वहां पर मौजूद बाकी सारे शिष्यों के मन में भी यही विचार चल रहा था। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे आपसे मुकाबले को लेकर कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे तो आपसे अंकों को लेकर कुछ मदद चाहिए। आकर्ष ने जवाब दिया। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। एल्डर अतुल ने पूछा। अब की बार आकर्ष ने सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि सबसे पहले अपने जादुई अंगूठी में से एक धनुष बाहर निकाला और एल्डर अतुल को उसे देखने दिया। मैं इसे आपके पास उधार रखना चाहता हूं। मुझे इसके बदले में कुछ अंक चाहिए। अगर मुकाबले में मैं हार जाता हूं तो यह धनुष आपका होगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं दुगने अंक देकर इस धनुष को आपसे वापस खरीद लूंगा। आकर्ष ने कहा। यह धनुष असल में विजय धनुष था, लेकिन अभी के समय आकर्ष इसका इस्तेमाल नहीं करता था। अभी तो उसका पूरा ध्यान तलवारबाजी पर था। यह धनुष दिखने में काफी पुराना लग रहा था तो किसी को भी इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था।
बाकी शिष्यों की नजरों में तो यह किसी कचरे से कम नहीं था, लेकिन एल्डर अतुल को सामान की परख थी। उन्होंने जब धनुष को हाथ में लिया तो उसी क्षण उन्हें महसूस हो गया कि धनुष कितना कीमती है। ऊपर से धनुष की जो डोरी थी वह एक नाग के शरीर से बनी हुई थी। यह भी कोई सामान्य नाग नहीं था बल्कि एक सीधा वंशज था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि धनुष की खुद की कीमत कितनी होगी। यह धनुष तुम्हें कहाँ से मिला? एल्डर अतुल उत्साहित स्वर में पूछा। आकर्ष जानता था कि इस प्रकार का कोई सवाल उससे पूछा जाएगा, तो उसने जवाब पहले ही तैयार कर लिया था। जहां से मुझे नाग योद्धा बनने का मौका मिला था, वहीं से मुझे यह धनुष भी मिला था, आकर्ष ने जवाब दिया। तो यह बात है। तब तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा दुर्लभ और अद्भुत अस्त्र तुम्हारे पास है। बताओ, इसके बदले में तुम्हें कितने अंक चाहिए? एल्डर अतुल ने पूछा। 2 लाख अंक, आकर्ष ने जवाब दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? इस पुराने से धनुष के लिए कोई 2 अंक भी नहीं देगा। 2 लाख अंक तो बहुत दूर की बात है। इससे पहले कि एल्डर अतुल कोई जवाब देते, सचिन ने आकर्ष पर हंसना शुरू कर दिया। उसके पीछे पीछे वहां मौजूद और भी कई शिष्य आकर्ष पर हंसने लगे। लेकिन ठीक उसी समय पर उन्हें एल्डर अतुल की तरफ से एक ऐसा जवाब सुनने को मिला जिसके बाद सभी की हंसी उनके चेहरे पर से गायब हो गई। मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख अंक दूंगा, एल्डर अतुल ने कहा और फिर अपनी जादुई अंगूठी में से एक टोकन निकालकर कुछ अंक आकर्ष के टोकन में स्थानांतरित कर दिए। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सारे शिष्य चौंक पड़े। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पुराने से धनुष के लिए एल्डर अतुल इतनी बड़ी रकम दे रहे थे। धन्यवाद एल्डर अतुल। अंक लेने के बाद आकर्ष ने अपना आभार प्रकट किया और फिर अपने अंक खुद के ऊपर लगा दिए। ठीक है, अब इसके आगे और कोई भी शर्त नहीं लगेगी। अंकों को ध्यान में रखते हुए अनुपात कुछ इस तरह से है। अगर सचिन इस मुकाबले का विजेता रहता है तो जिसने भी इस पर अंक लगाए हैं, प्रत्येक को अपने हर 7 अंकों पर 1 अंक अतिरिक्त मिलेगा। वहीं अगर आकर्ष इस मुकाबले का विजेता रहता है तो उस पर अंक लगाने वाले प्रत्येक योद्धा को अपने 1 अंक के बदले 7 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आकर्ष पर शर्त लगाने वाले को आकर्ष के जीतने पर 7 गुना फायदा होगा। एल्डर अतुल ने तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा। सुनने में ऐसा लग सकता था कि आकर्ष के पक्ष में ज्यादा फायदा मिल रहा था, लेकिन कोई भी उस पक्ष में पैसे लगाने को तैयार नहीं था क्योंकि आकर्ष के जीतने की संभावना नहीं थी। इस तरह कुल मिलाकर आकर्ष पर सिर्फ 3 लाख अंक लगे थे। आकर्ष के जीतने पर उन्हें वापस 21 लाख अंक मिलने वाले थे। अब तुम दोनों अपना मुकाबला शुरू कर सकते हो, एल्डर अतुल ने तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा। मुकाबले की घोषणा होते ही दोनों योद्धा प्रहार करने के लिए एक दूसरे को तैयार करने लगे। मुकाबला शुरू होते ही आकर्ष ने अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसका ऊर्जा स्तर अभी योग दीप्त मंडल के चरम पर था। सूर्य ऊर्जा के कारण उसकी ताकत प्रज्ञा मंडल के चरम पर पहुंची हुई थी। ऐसे में जैसे ही उसने अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल किया, उसके ऊर्जा स्तर में एक बार फिर थोड़े समय के लिए वृद्धि हुई और उसकी ताकत नवमंडल के दूसरे स्तर के योद्धा के जितनी हो गई। इतनी वृद्धि देखकर एक बार के लिए तो एल्डर अतुल के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। उनकी आंखों में भी आश्चर्य का भाव साफ नजर आने लगा। योग मंडल में जैसे जैसे बड़े मंडल आते थे, उनमें एक स्तर से दूसरे स्तर के बीच का अंतर भी उतना ही बड़ा होता जाता था। ऐसे में सिर्फ एक तकनीक के साथ अपने ऊर्जा स्तर को 2 स्तरों तक ऊपर उठा लेना कोई सामान्य बात नहीं थी। इधर सचिन भी कुछ कम नहीं था।
उसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा से एक विशालकाय भालू का निर्माण कर दिया। यह भालू भले ही ऊर्जा से बना हो, लेकिन ताकत के मामले में आकर्ष को बराबर की टक्कर दे सकता था। इसलिए आकर्ष ने अपने गरुड़ पंखों का इस्तेमाल करके रफ्तार का सहारा लिया। साथ में अपनी नाग ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने दोनों हाथों को पंजों में बदल दिया। अपनी तेज रफ्तार के साथ वह उस बड़े भालू का सामना करने लगा। आकार में बड़ा होने के बावजूद प्रतिक्रिया देने में भालू काफी तेज था। इस कारण आकर्ष के शरीर पर कुछ हल्के जख्म बन गए थे, पर यह सिर्फ खरोंचें थी। जो प्रहार आकर्ष ने किए थे उनके सामने तो यह कुछ भी नहीं थी। अपने 18 बड़े नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए उसने उस भालू के शरीर को कई भागों में काट डाला। इसके बाद सचिन के साथ उसका मुकाबला शुरू हुआ। सचिन शैल मंडल के पहले स्तर का योद्धा था। वह उससे मुकाबला तो कर सकता था, लेकिन उसे खत्म करने के लिए उसके पंजे पर्याप्त नहीं थे। इसलिए उसने अपनी तलवार का सहारा लिया। उसने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसकी साधना करके वह अभी बाहर आया था। जैसे ही सचिन आकर्ष के करीब पहुंचा और उस पर प्रहार करने की कोशिश की, आकर्ष ने उसी क्षण अपनी उस तकनीक का इस्तेमाल करके कई सारी ऊर्जा तरंगों को सचिन पर छोड़ दिया। 1-2 तरंगे होती तो सचिन उन्हें रोक भी लेता, लेकिन यहाँ पर तरंगों की संख्या 10 से ज्यादा थी। सचिन को जख्मी करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं था, इसलिए आकर्ष ने अपनी तलवार की दूसरी दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करके अपने प्रतिरूप भी तैयार कर लिए। उन सभी के साथ मिलकर उसने सिर्फ 5 मिनट के भीतर ही सचिन को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अगर शैल मंडल से नीचे का योद्धा होता तो आकर्ष उसे अब तक खत्म कर चुका होता, लेकिन शैल मंडल के योद्धा का शरीर काफी ज्यादा मजबूत होता था। प्रहार करके उनको जख्मी करना आसान काम नहीं था। मुकाबले की शुरुआत में तो सारे शिष्य सचिन का नाम चिल्ला रहे थे, लेकिन अब उसकी स्थिति देखकर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। एल्डर अतुल भी आश्चर्यचकित होकर आकर्ष की तलवारबाजी देख रहे थे। तुम्हारा यह दोस्त ताकतवर तो है। इतनी जल्दी उसने सचिन को जख्मी कर दिया। शुभम ने तरुण से कहा, आपको क्या लगता है, क्या आकर्ष यह मुकाबला जीत सकता है? तरुण ने पूछा। अगर सचिन की जगह कोई और होता तो मैं शायद हाँ कह देता, लेकिन सचिन के सामने अभी आकर्ष काफी कमजोर है। शुभम ने जवाब दिया। कमजोर? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साफ दिख रहा है कि सचिन मुकाबले में हार रहा है। फिर वो आकर्ष से शक्तिशाली कैसे हुआ? तरुण ने पूछा। वह इसलिए क्योंकि सचिन के पास एक आखिरी स्रोत बचा हुआ है। मुझे डर है कि अगर उसने उसका इस्तेमाल किया तो शायद आकर्ष उसके सामने ज्यादा देर टिक ना पाए। शुभम ने अखाड़े की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में तरुण से कहा। जिस क्षण पर शुभम ने अपनी बात खत्म की, उसी क्षण पर अखाड़े में जख्मी हुआ सचिन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। अभी तक मुकाबला का जो परिणाम रहा था उसके अनुसार आकर्ष मुकाबला जीत रहा था। आकर्ष को भी लग रहा था कि वह आसानी से सचिन को खत्म कर देगा, लेकिन तभी उसे खतरा महसूस होने लगा। सभी की आश्चर्य से भरी नजरों के बीच सचिन ने अपनी जादुई अंगूठी में से एक गोली निकाली और झट से उसका सेवन कर लिया। यह लाल रंग की गोली थी जो बिल्कुल खून के जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको खून का इस्तेमाल करके ही बनाया गया था। जैसे ही वह गोली सचिन के गले से नीचे गई, एकदम से सचिन की चेतना धुंधली होने लगी। उसकी आंखों में खून उतरने लगा। उसकी चमड़ी धीरे धीरे करके लाल होने लगी, यहाँ तक कि उसके हाथ के नाखून भी लंबे और काले होने लगे। वह किसी दैत्य में बदलने लगा था। बूम!
एकदम से उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली। दूसरा स्तर। एल्डर अतुल और शुभम दोनों के मुंह से एक साथ यही दो शब्द निकले। सचिन, जो कि पहले शैल मंडल के पहले स्तर का योद्धा था, उस गोली के कारण उसका ऊर्जा स्तर एक ही पल में दूसरे स्तर में पहुंच गया। वुश! झट से वह आगे बढ़ा और आकर्ष पर एक शक्तिशाली प्रहार कर दिया। उसे रोकने के लिए आकर्ष ने अपनी कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल किया और अपने चारों तरफ से कवच का निर्माण कर लिया। लेकिन अगले ही क्षण वह कवच किसी कांच के टुकड़े की भांति टूटकर चकनाचूर हो गया। ऐसा नहीं था कि कवच कमजोर था, बस आकर्ष और सचिन के बीच ताकत का अंतर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसकी ऊर्जा को आकर्ष की ऊर्जा रोक नहीं पा रही थी। सोचा था इसे खत्म करना आसान होगा। किसको उम्मीद थी कि इसके पास ऐसी अवैध गोली होगी। आकर्ष ने अपने मुंह से निकले खून को साफ करते हुए अपने आप से कहा। अभी तक उसे एक बार भी खून की उल्टी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही यह कवच टूटा तो उसकी ऊर्जा एकदम से अस्थिर हो गई थी, जिस कारण पहली बार उसे खून की उल्टी हुई। अब आकर्ष भी मजबूर हो गया था। पहले वह अपनी वास्तविक ताकत को छुपाना चाह रहा था, लेकिन अब सचिन ने उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर विवश कर दिया था। इधर सचिन पूरा पागल हो चुका था। उसके लिए तो अब बस एक ही लक्ष्य बचा था, आकर्ष को खत्म करना। यह देखकर कि आकर्ष उसके शक्तिशाली प्रहार से बच चुका है, उसने फिर से आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। इस बार आकर्ष भी तैयार था। अपने गरुड़ पंखों का इस्तेमाल करते हुए वह खुद सचिन की तरफ आगे बढ़ा और अपने शक्ति स्तंभ से तलवार निकालकर सीधा सचिन के सिर पर प्रहार किया। तलवार में पहले से ही भार बहुत ज्यादा था, ऊपर से आकर्ष की ताकत भी उस पर लग रही थी। दोनों ने मिलकर तलवार के प्रहार को इतना ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली बना दिया था कि सचिन ने अपनी तरफ से तलवार को रोकने की कोशिश की, मगर तलवार उसके अस्त्र को काटते हुए उसके सिर को काटकर आर पार निकल गई। उसका सिर बीच से दो भागों में कट गया। उसका शरीर कुछ पलों तक अखाड़े में हलचल करता रहा और फिर एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई। सभी की नजर इस समय सिर्फ आकर्ष पर केंद्रित थी। वैसे तो उनकी नजर सचिन पर होनी चाहिए थी, पर वह आकर्ष को देख रहे थे क्योंकि उसका आखिरी प्रहार कुछ ज्यादा ही रहस्यमय था। वहां पर 3 तृतीय श्रेणी के एल्डर मौजूद थे, जो 3 अलग अलग दिशाओं से अखाड़े पर नजर रख रहे थे। इसके अलावा वहां पर शुभम भी था। यह चारों ही शैल मंडल के योद्धा थे, लेकिन उनमें से एक भी आकर्ष की उस तलवार को देख नहीं पाया था। असल में पूरे मुकाबले के दौरान आकर्ष ने एक दूसरी तलवार का इस्तेमाल किया था। बस आखिरी के प्रहार के समय उसने शक्ति स्तंभ वाली तलवार को निकाला। उसका भी इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसने उसे वापस शक्ति स्तंभ में भेज दिया। वरिष्ठ पिनाक ने उसे पहले ही बता दिया था कि अब अपनी खड्गमानस तकनीक के तीसरे स्तर में पहुंचने के बाद अगर वह अपनी तलवार का सभी के सामने इस्तेमाल भी करता है तो शैल मंडल के तीसरे स्तर से नीचे का कोई भी योद्धा उस तलवार की रफ्तार के कारण उसे देख नहीं पाएगा। यहाँ पर मौजूद सभी योद्धाओं में सिर्फ एक ही योद्धा ऐसा था जो शैल मंडल के तीसरे स्तर से ऊपर था, वह थे एल्डर अतुल। लेकिन आकर्ष ने काफी चालाकी से आखिरी प्रहार के समय अपनी पीठ एल्डर अतुल की तरफ कर दी थी, तो उन्हें भी आकर्ष की तलवार दिखाई नहीं दी थी। अभी के समय वहां पर कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जिसको उस तलवार की मौजूदगी के बारे में पता था। सचिन को खत्म करने के बाद एक बार के लिए तो उसका मन किया कि वह उसके चक्र मूल को अवशोषित कर ले, लेकिन फिर वरिष्ठ पिनाक की चेतावनी के बाद उसने यह विचार अपने मन से त्याग दिया। वरिष्ठ पिनाक ने उसे चेतावनी दी थी
कि वहां पर ऐसे कई योद्धा हैं जो छुपकर मुकाबले को देख रहे हैं और अगर उसने चक्रमूल को अवशोषित करने की कोशिश की तो वह पकड़ा जाएगा। बस इसी कारण से आकर्ष ने सचिन के शरीर को नजरअंदाज किया और एल्डर अतुल के पास आ गया। उसने अपनी काफी ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल कर दी थी, जिस कारण उसे आराम की जरूरत थी। एल्डर अतुल, मेरा टोकन रखिए, मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। जल्दी से इसमें मेरे हिस्से के अंक भेज दीजिए और अपने हिस्से के 4 लाख अंक काटकर मुझे मेरा धनुष लौटा दीजिए, आकर्ष ने एल्डर अतुल से कहा। आकर्ष की आवाज सुनने के बाद एल्डर अतुल होश में आए। तुमने जानबूझकर आखिरी के प्रहार के समय अपनी पीठ मेरे सामने की थी, है ना? एल्डर अतुल ने सवालिया नजरों से आकर्ष को घूरते हुए पूछा। यह आप कैसी बात कर रहे हैं एल्डर अतुल? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैंने बेईमानी करके इस मुकाबले को जीता है? आकर्ष ने अपने चेहरे पर उलझन का भाव लाते हुए एल्डर अतुल को जवाब दिया। उसका इतनी सफाई से यह भाव प्रदर्शित किया था कि एल्डर अतुल भी उसकी बातों में आ गए। लेकिन उन्हें समझ में अभी भी यह नहीं आ रहा था कि अगर आकर्ष ने कोई बेईमानी नहीं की थी तो वह शैल मंडल में बिना प्रवेश किए शैल मंडल के दूसरे स्तर के योद्धा को कैसे खत्म कर सकता है। एक बार के लिए तो उन्होंने इस बारे में सवाल पूछना भी चाहा, लेकिन आकर्ष के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। आकर्ष को देखकर उन्हें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने उसका टोकन लिया और उसके हिस्से के अंक उसमें स्थानांतरित कर दिए। साथ में अपने हिस्से के अंक काटकर उसका विजय धनुष उसको वापस लौटा दिया। तुमने कुल 2 लाख अंक शर्त के रूप में लगाए थे। शर्त जीतने के बाद तुम्हें वापस 14 लाख अंक मिलते हैं। उनमें से अगर मेरे 4 लाख अंक काट दूं फिर भी तुम्हारे पास 10 लाख अंक बच जाएंगे। वह अंक इसमें है, एल्डर अतुल ने आकर्ष से कहा। देखा जाए तो इस मुकाबले से फायदा उन्हें भी हुआ था। बैठे बैठे 2 लाख अंक उन्हें मिल गए थे। अब जिन्होंने आकर्ष पर अंक लगाए थे उन सभी को अच्छा खासा फायदा हुआ था, तो वह सभी तो काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन शिष्यों की बहुत बड़ी भीड़ इस समय सचिन को गालियां दे रही थी। उनके हिसाब से सचिन की वजह से उनका नुकसान हो गया था। बधाई हो आकर्ष। भानु ने सबसे पहले आकर्ष को शुभकामनाएं दी। मदद के लिए धन्यवाद। आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। आकर्ष ने भानु और रक्षित दोनों की तरफ देखते हुए कहा। रक्षित ने भी आकर्ष पर पैसे लगाए थे तो उसे भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। तुम्हारी वजह से इस बार मुझे भी अच्छा मुनाफा हुआ है आकर्ष। तुम्हारा टोकन दो, मैं उसमें मेरे कुछ अंक स्थानांतरित कर देता हूं। मुझे 6 लाख अंक मिले हैं। उनमें से 3 लाख अंक तुम्हारे हैं। ठीक इसी समय पर आकर्ष को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह आवाज शुभम की थी। पहले के जैसे इस बार उसकी आवाज में आकर्ष के प्रति ठंडक नहीं थी। उल्टा वो काफी घुल मिलकर आकर्ष के साथ बात कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले उसे आकर्ष की ताकत के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब उसके मुकाबले को देखने के बाद उसे समझ चुका था कि आकर्ष ऐसा योद्धा है जिससे दोस्ती की जा सकती है। धन्यवाद शुभम भाई, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में अंक है। क्यों ना आप वो 3 लाख अंक तरुण भाई को दे दो, आकर्ष ने सुझाव दिया। उसे पता था कि अगर तरुण नहीं होता तो शुभम उस पर अंक कभी भी नहीं लगाता। जब पूरा फायदा तरुण की वजह से हुआ था तो आकर्ष उसका श्रेय कैसे ले सकता था। आकर्ष, अंकों से ज्यादा जरूरी है अंकों का इस्तेमाल करना।
क्या तुमने कुछ सोचा है कि इनका इस्तेमाल तुम कहां पर करने वाले हो? अंक बांटने के बाद तरुण ने आकर्ष से पूछा। नहीं, मुझे तो अभी तक यह भी नहीं पता कि मुख्य विभाग में अंकों के बदले मिलता क्या है, आकर्ष ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें मुख्य विभाग की उन जगहों पर ले चलता हूं जहां पर तुम अंकों के बदले सामान खरीद सकते हो, शुभम ने सुझाव दिया और फिर आकर्ष व तरुण दोनों को लेकर वहां से रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में वह तीनों एक उप विभाग के सामने आ गए। मुख्य विभाग में छोटे छोटे उप विभाग बने हुए थे। इनकी स्थापना शिष्यों और एल्डरों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कई प्रकार की गोलियां, औषधियां, जड़ी बूटियां, अस्त्र, तंत्र जाल, तंत्र अभिलेख जैसा बहुत सा सामान मिल रहा था। यहाँ उच्चतल में लगभग सभी के पास अच्छे अस्त्र थे। इस कारण से यहाँ पर अस्त्रों को मान्यता तब मिलती थी जब उनके ऊपर तंत्र अभिलेख लगे हो। यह तंत्र अभिलेख एक तो अस्त्र की गुणवत्ता और उसकी क्षमता को बढ़ा देते थे, साथ में योद्धा की ताकत को भी बढ़ाते थे। सबसे पहले था 100 तंत्र अभिलेखों वाला अस्त्र, फिर था 1000 तंत्र अभिलेख वाला अस्त्र, उसके बाद था 10,000 तंत्र अभिलेख वाला अस्त्र। जिस पर जितने ज्यादा तंत्र अभिलेख होते हैं उस हथियार को उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता। वैसे तुम्हें पता है यहाँ पर तंत्र अभिलेख बनाने की भी बहुत सारी सामग्री मिलती है, शुभम ने आकर्ष से कहा। उसकी बात सुनकर आकर्ष को याद आया कि उसके पास भी तंत्ररस नाम की एक तकनीक थी जो वरिष्ठ बाली के मास्टर के द्वारा उसे मिली थी। लेकिन चंद्रवेदी गुरुकुल के नष्ट होने के बाद उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो गया था, जिस कारण से वह तंत्र अभिलेखों की तरफ तो अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाया। शुभम भाई, क्या यहाँ पर कोई 9वें स्तर की तंत्र कलम मिल सकती है? आकर्ष ने शुभम से पूछा। बिल्कुल मिल सकती है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, शुभम ने आकर्ष से कहा और फिर उसे एक उप विभाग में ले आया। यहाँ पर 9वें स्तर की तंत्र कलम मिल रही थी जिसकी कीमत सिर्फ 1000 अंक थी। आकर्ष ने वह तंत्र कलम खरीद ली। क्या इससे अर्धयोग स्तर के तंत्र अभिलेख भी बनाए जा सकते हैं? आकर्ष ने पूछा। नहीं, उसके लिए तो तुम्हें अर्धयोग स्तर की तंत्र कलम ही लेनी पड़ेगी, शुभम ने जवाब दिया। मैंने अर्धयोग स्तर के कई तंत्र अभिलेखों और गोलियों के बारे में सुना है, लेकिन कभी भी पूर्ण योग स्तर के तंत्र अभिलेखों और गोलियों के बारे में नहीं सुना। क्या उच्चतल में ऐसा कोई भी रसायन शास्त्री या अस्त्र शिल्पकार नहीं है जो पूर्ण योग स्तर में हो? आकर्ष ने पूछा। अभी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जब सोमालिया महाद्वीप 2 भागों में टूटा था उससे पहले एक तंत्रकार था जिसका स्तर पूर्ण योग स्तर में था। उसने अपने जीवन में कई प्रकार के तंत्र अभिलेख बनाए थे, लेकिन उसके सिर्फ 10 हथियारों पर ही उन तंत्र अभिलेखों को लगाया था। तुमने शायद उन 10 हथियारों के बारे में सुना भी होगा जो उन तंत्र अभिलेखों के कारण इतने ताकतवर हुए, शुभम ने जवाब दिया। 10 तंत्र अभिलेखों से बने 10 शक्तिशाली अस्त्र? नहीं तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आकर्ष ने शुभम से पूछा। मैं उन 10 अस्त्रों की बात कर रहा हूं जो तंत्र अभिलेखों के कारण परम श्रेणी के 10 अस्त्र बन गए। उनके शक्तिशाली बनने का असली कारण यह तंत्र अभिलेख ही तो थे, लेकिन बाद में वो तंत्रकार कहीं गायब हो गया, जिस कारण और कोई अस्त्र बन नहीं पाया, शुभम ने जवाब दिया। अब जाकर आकर्ष को पूरी कहानी समझ में आई कि परम श्रेणी के 10 अस्त्र आखिर आए कहां से थे। इन 10 अस्त्रों में से एक सिंधव अस्त्र भी था, लेकिन आज से पहले उसे यह पता नहीं था कि यह सिंधव अस्त्र भी एक समय पर एक सामान्य अस्त्र ही हुआ करता था।
वह तो उन तंत्र अभिलेखों के कारण वह इतना शक्तिशाली बन गया था।